अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, बजट भी मंजूर हो गया, अपोजिशन की APC भी नाकाम हो गई। अपोजिशन को हजीमत का सामना करना पड़ा, जबकि एहतजाब का अमल वैसे भी जैसे पहले जारी था भी जारी है। जब सब कुछ बखैर आफियत हो गया तो अपोजिशन को इतना शोर मचाने की ज़रूरत क्या थी? क्या ये शोर मचाने का मकसद एहतसाब से रिलीफ हासिल करना था, जो बात हमेशा से हुकूमत करती आ रही है? क्या आप शर्मिंदा अपोजिशन को हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम नहीं करना चाहिए? इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे। सीनियर सियासतदान एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा होगा इसमें हम बात करेंगे न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट में बेज़ाब्तगियों के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं हमारे पास, वो भी आपके साथ हम लोग प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने बात करनी है मौजूदा जो सियासी सारी सूरत हाल है उस पर। नाज़रीन, अपोजिशन के तमाम दावे धरे के धरे रह गए, और वो हुकूमत जिसके बारे में ये कहा जाता था कि इसके पास इख्तियार तो है, इख्तियार नहीं है, इस हुकूमत ने कल अपोजिशन की भरपूर मुखालिफत के बावजूद अपना पहला वफाकी बजट मंजूर करवा लिया है। इस बजट मंजूरी ने अपोजिशन इत्तेहाद पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। मसलन असम्बली में अपोजिशन की कुल तादाद 156 है, लेकिन कल सिर्फ 146 लोग असम्बली में मौजूद थे। अपोजिशन के बाकी अफराद गैर हाजिर क्यों थे? अपोजिशन बजट इजलास को मैनेज करने में नाकाम क्यों हो गई? अगर यही सूरत हाल रही तो जिस चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के लिए अपोजिशन ने अब अपनी कमर कस ली है, क्या अपोजिशन इस मार्के में भी नाकाम हो जाएगी? जराए तो ये भी खबरें दे रहे हैं कि इस वक्त अपोजिशन की नजरें सिर्फ चेयरमैन सेनेट की तब्दीली पर मरकूज है और जोड़ तोड़ की सियासत भी शुरू हो चुकी है। लेकिन चेयरमैन सेनेट की तब्दीली से ना तो हुकूमत पर कोई मनफी असर पड़ेगा, ना ही मुस्बत पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, आवाम का इससे क्या लेना देना? तो फिर अपोजिशन की सारी एक्सरसाइज क्यों अपोजिशन ये सारी एक्सरसाइज कर रही है? जरदारी खानदान के खिलाफ जारी केसेस का मुस्तकबिल क्या होगा? जबकि अपोजिशन लीडर ने आज ये भी कह दिया है कि मईशत को लगी बीमारी का हल सिर्फ और सिर्फ नए इंतखाबात हैं। क्या अपोजिशन लीडर की बात को पूरी अपोजिशन की बात समझा जाए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी एतजाज़ एहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब आपका। मेरे इंट्रो से आपको पता चल गया होगा कि मैं आपसे क्या बातें करने वाली हूँ। सबसे पहले तो जो अपोजिशन बार बार स्पाई हो रही है, आप देखें, हम बजट मंजूर नहीं करने देंगे, बजट भी मंजूर हो गया, पता नहीं एक हवा क्रिएट किया हुआ था APC में, हम ये फैसले करेंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, तहरीक चलाएंगे, क्या निकला? लॉकडाउन कर देंगे। और सबसे जो आगे आगे थे मौलाना साहब थे, निकला क्या APC से? ये अपोजिशन एक पेज पे नहीं है, ये कर क्या रही है अपोजिशन? अपोजिशन जो APC है वो तो बिल्कुल यकीनन नाकाम हुई है, और उसकी नाकामी की एक्चुअली वजह ये होती है कि आप किस लेवल पे, किस सतह पे अपनी तवक्कुआत को बयान करते हैं, और अब एक लेवल सेट कर लेते हैं। लेवल से अब मिसाल के तौर पे मैं वैसे अर्ज कर दूं, हुकूमत जो है तब्दीली की, उसने बड़े लेवल हाई सेट किए हैं, तो उसकी नाकामी पे नाकामी हो रही है। वो 2 बिलियन ट्रीज, वो डॉलर्स आ जाएंगे, 2000 अरब डॉलर आ जाएंगे, नौकरियां मिल जाएंगी। सो यही गलती बिल्कुल अपोजिशन ने की है, और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी गलती मौलाना फजल रहमान की है कि ये लॉकडाउन कर देंगे और बंद कर देंगे और ख़त्म। बाकी जमातों ने ये हजीमत उठाई है सिर्फ मौलाना की ज़रा अशोई के लिए, और बस मौलाना को अहमियत है। मौलाना को क्या अहमियत है? मौलाना अब बनना चाह रहे हैं मौलाना नवाबज़ादा फजल रहमान, नवाबज़ादा नसरुल्लाह। अब नवाबज़ादा नसरुल्लाह एक काम नहीं करते थे जब तक 10, 12, 15 जमातों के साथ उस काम करने से पहले उनको हम आहंग नहीं कर लेते थे। ये नहीं वो कहते थे कि मैं कल निकल रहा हूँ और मैं लॉकडाउन कर रहा हूँ और आप आ जाओ साथ। वो चलते थे, वो सवाल करते थे कि क्या लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल। और इससे वो एक ब्रॉडर कंसेंसस क्रिएट करके फिर फैसले करते थे, फिर वो चलते थे। मौलाना साहब नौजवान है ज़रा, वो कहते हैं हम खेलना है ना, हमने खेलने देना है। अब उनको एक तो इमरान खान से ज़ाती
पुरखाश है, बड़ी उनको ये बड़ी तो फिर तंगी है। पीपल्स पार्टी से एपीसी का हिस्सा क्यों बनी? फिर एपीसी तो होती है मुल्की मामलात पर। पीपल्स पार्टी बन गई हिस्सा एपीसी का ये मौलाना के एहतराम में। मौलाना का किसी के एहतराम में अब अपनी इंसल्ट तो नहीं करा नुकसान लेते हमने ना? बड़ी दफ़ा किया है, हमने बड़ी दफ़ा पीपल्स पार्टी की गलती है ये पीपल्स पार्टी की आदत है अपनी बेइज्जती कराना। नहीं, बेइज्जती नहीं कराना, अपना नुकसान कराना, अपना नुकसान कराना दोस्ती यारी में। आसिफ जरदारी तो खुद कहते हैं और उनके बारे में मशहूर है कि दोस्तों का दोस्त है, यारों का यार है। बस उनको खुश कर दिया। अब मौलाना बुलाए और आसिफ जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाहर रखें, उससे ये तो मुमकिन नहीं है। पर मैं ये कहता रहता हूँ अपनी पार्टी को कि खुदा के वास्ते सोचो कि किन किन के साथ हाथ चल रहे मिलाना हो। है, किसके साथ नहीं हाँ। मिलाना। अच्छा, आप क्यों समझते हैं, बिलावल को भी आपने मशवरे दिए कि मुस्लिम लीग नून पर एतबार नहीं करना चाहिए, क्या इसके पीछे वो तल्ख तजुर्बात हैं कि मुस्लिम लीग नून ने मिसाक जमहूरियत की नफ़ी की, काला कोट पहन के नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट गए, या 1999 में जब कू हुआ आप उनके वकील थे, 3 दिन पहले तक भी नहीं आपको पता था कि कोई डील होगी, ये जा रहे हैं? क्या इस तरह के तल्ख तजुर्बात हैं कि ये लोग एतमाद में नहीं लेते हैं? फिर जरदारी साहब के साथ जो मुलाकात हुई कैंसिल की, तो इसीलिए आप मशवरे दे रहे हैं कि बिलावल को कि अभी तबार ना करो इन पर? नहीं, कोई एक बात नहीं है, इससे बहुत पीछे जाए। पीएनए में मुस्लिम लीग नवाज ही तो सारी पीएनए की मूवमेंट जिसने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी तक पहुंचाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आईजीआई जो बनाई जनरल हमीद गुल ने, उसका बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ वजीर आजम बना आईजीआई के बल बोते पे। सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने हमला किया, कोई और जमात इतनी जुर्रत नहीं कर सकती थी या करती, इन्होंने हमला किया। जजेस को इन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को सज़ा दो और मैक्सिमम सज़ा दो, वो सियासत से ही फारिग हो जाए, फारिग कर दें। सही। 7 साल सज़ा दो। वो जज कहता रहा कि मैं 7 साल बहुत ज़्यादा है, मैं इससे कम दूंगा। वो मियाँ साहब नाराज़ हैं, 7 साल क्यों नहीं देते? अच्छा 5 साल दे दूंगा, 5 साल कम है। 5 साल दे के जज साहब कहते हैं मैं जायदाद सारी मनकूला गैर मनकूला मकामी खारजी सारी जब्त कर लूँगा। सही। ताकि उनके पास एक देला भी ना रहे कि वो सियासत कर सके। सही। इन्होंने कहा ठीक है ये करो, और कल ही करो, कल, आज करना चाहिए था कल। पीपल्स पार्टी के जहनों से ये इतना ये ब्रेन वॉशिंग हो कैसे जाती है? ये तल्ख तजुर्बात याद क्यों नहीं रहते हैं? एक और गलती करिए फिर दोबारा इनके साथ हाल मिलाकर मरियम जा रही हैं अफ्तारी पे, बिलावल आ रहे हैं जाती उम्रा लंच पे, तो ये दोबारा कोई गलती करने जा रही है या फिर ये अपने मफादात हैं? मरियम और बिलावल की मैं एक चीज़ बता दूं, क्या? एक डेवस्टेटिंग टीम है। ये दो इकट्ठे निकल पड़े ना, क्या इनकलाब आ जाएगा? इनकलाब तो नहीं आता। इनकलाब के लिए ज़रूरी है कि एक इनकलाबी जमात हो। हाँ। इनकलाबी जमात, ये हमारी जमातों की तरह की नहीं। उसके लिए लेनिन चाहिए, उसके लिए माओ तुंग चाहिए। ये इनकलाब हम नहीं है ऐसी। भुट्टो तो एक तब्दीली लेकर आए थे। भुट्टो साहब थे, भुट्टो साहब तो एक तब्दीली लेकर आए थे। ना भुट्टो साहब करीब तर थे, बिल्कुल माओ और लेनिन के करीब तर थे। उन्होंने बड़ा माशरे में उन्होंने इनकलाबी तब्दीली आई, बदल दिया। जिस बंदे का, जो बंदा अपने ज़मीन से अपना माथा नहीं उठा सकता था, हाँ। वो चौधरी और मलिक की आंख में देख के बात करना शुरू हो गया। बिल्कुल सही। भुट्टो साहब वो, पर इनकलाब यूँ नहीं आते। इनकलाब मौलाना फजल रहमान नहीं ला सकते। मौलाना साहब हर पार्टी की गवर्नमेंट में रहे हैं, हर पार्टी से हिस्से लिए, और मुशर्रफ के भी हिस्सेदार रहे हैं, एलआई रहे हैं, एमएमए के जरिए। बिल्कुल ऐसे। तो मौलाना साहब एक अच्छा आदमी है।
लेकिन हम जैसे तो कंफ्यूज है ना एतजाज साहब, पार्लियामेंट के फ्लोर पर देख रहे जरदारी साहब एक मुफाहमाना बात करते हैं, आए मिलकर बैठे मुल्क की मईशत के लिए बात करें, शहबाज शरीफ साहब खड़े होते हैं, आए मिलकर बैठे हैं, जो है ना आगे मिलकर चलते हैं। बाहर जब मरियम का अंदाज देखते हैं बिल्कुल जारहाना, वो अपने जो है ना वालिद साहब की बोली बोलती हैं। एक दफ़ा बिलावल साहब ने भी कह दिया हुकूमत जाती है तो जाए, एक और जारहाना रवैया में नज़र आ गया। तो पार्टियों में पॉलिसीज़ किसकी चल रही है? आप छोटों की चलेगी या बड़ों की जो एक लेगेसी चलती आ रही है, एक पॉलिसी चलती आ रही है वो चलेगी? हम जैसा बंदा तो कंफ्यूज है। मुस्लिम लीग नवाज में तो टेक ओवर हो चुका है मरियम नवाज का। एब्सोल्युटली। ओके, सारा वोटर मुस्लिम लीग नवाज का वो या नवाज शरीफ के साथ है या मरियम के साथ। शहबाज शरीफ की कोई जगह नहीं है, कोई और है ही नहीं। अच्छा, मरियम हैज टेकन ओवर। मरियम जहाँ आप देख लें जलसे में बैठे हो, मरियम बैठी हुई है तो कोई ना शहबाज शरीफ की तरफ देखता नहीं है। मरियम उठ के जा रही होती है तो सारे उसके पीछे जा रहे होते हैं, शहबाज शरीफ खड़ा का खड़ा रह जाता है। वो मरियम ने टेक ओवर कर लिया। वो मरियम का तक तो है। पीपल्स पार्टी में बिलावल ने टेक ओवर को पीपल्स पार्टी में को हॉस्टाइल रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन द फादर एंड द सन। यहाँ अंकल एंड नीस चचा भतीजी का है का एक हॉस्टाइल रिलेशनशिप है। सही। और वो कितना भी कहे, लेकिन हमें लगता है कि गुड कॉप बैड कॉप खेले जा रहा है। कितना भी कहे, और मरियम को कहना चाहिए, मरियम ये सही कहती है कि कहने को कि मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, ज़ाहिर मीडिया पे तो नहीं घर की हांडी फोड़नी आपने। चचा मेरा प्रेसिडेंट है ये वो। पर मरियम इस तरफ जा रही हो, शहबाज इस तरफ जा रहा हो, वर्कर आप समझते हैं दोनों अलग अलग हैं पार्टी में। अब वर्कर पीएमएल नवाज का सारे का सारा मरियम के पीछे जाए। अच्छा, बकौल आपके मियाँ साहब जेल नहीं काट सकते हैं, जरदारी साहब ने तो बड़ी जेलें काटी हैं, तो क्या फिर एक ही ऑप्शन बच जाता है डील का? ढील देने के तो आपको पता है चेयरमैन इमरान खान वज़ीर आज़म साहब की क्या सोच है, कितनी बार वो कह चुके हैं कोई डील नहीं मिलेगी, कोई डील नहीं मिलेगी। तो फिर ऑप्शन क्या है अगर ये जेल नहीं काट सकते? अभी तक तो काट रहे हैं। कुछ मजबूरी भी होती है, और मुझे फ़िक्र लाक है मियाँ साहब की सेहत के मुतालिक। ये नहीं कि ख़राब है, ख़राब नहीं है, बड़ा है वो, पर ख़राब हो जाएगी। ये महीना दो अगर इनको जेल में काटने पड़े, ये इनकी तबीयत इनकी बहुत इस वक्त ठीक है। इस वक्त डॉक्टर सारे कह रहे हैं, वो कहते हैं यहाँ इलाज ही नहीं है। नहीं इलाज वो तो सियासी कहने की बात है ना। अच्छा, सिर्फ कहने की बात। हाँ, वो तो कहने की बात है। डॉक्टर्स वहाँ यूनिट खड़ा हुआ है, कभी किसी कोई इमरजेंसी की खबर तो आज तक नहीं आई, अल्लाह ना करे कोई ऐसी कोई खबर आए। कभी कोई आई है, कभी कोई इस तरह भी हुआ है कि पूरा यूनिट और एक कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर हर 24 आवर्स आपके पास वो बदलते रहते हैं शिफ्ट, 4-4 घंटे की शिफ्ट। हाँ। पर वो 4-4 घंटे के लिए वो वहाँ मौजूद है, और पूरी टीम है, पूरा कुछ है। किस कैदी के लिए ये हुआ? सही बात है। ये सिस्टम के लाडले हैं। हाँ। इनकी प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये इनका भी इंटरनली आपस में बदगुमानियाँ है। सही। भाइयों की, फिर उनकी औलाद की, सही, आपस की बदगुमानी, वो अब सामने भी आ रही है। अच्छा, क्या कानून में ऐसी की गुंजाइश है कि एक सज़ा याफ्ता शख्स बहुत बीमार हो, जिस तरह अब ज़ाहिर बताया जा रहा है नवाज शरीफ साहब का, अल्लाह जानता है, हम तो दुआ करते हैं अगर बीमार हैं तो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। कानून में ऐसी कोई गुंजाइश है कि एक ऐसा शख्स जिसको ऐसी कोई बीमारी लाक है, बकौल उसके डॉक्टर्स के पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं हो सकता, कानून उसको बाहर जाने की इजाज़त दे सकता है? पहली बात यह मैं बताऊँ, ये हुआ नहीं कभी, और गुंजाइश है। इस तरह तो देखो बेसिकली जेल और बेल में क्या फ़र्क क्या है? किसमें? जेल में और बेल में। अच्छा, जेल में मैं पाबंद हूँ दीवारों के अंदर, मैं कहती हूँ दीवारें पाबंद की। मेरी बेल अगर हो गई है तो मैं पाबंद हूँ जामनों का। जामनों की कैद में हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगर मैं ECL पे नहीं हूँ तो मैं बाहर जा सकता हूँ। ECL पे नहीं हूँ तो मैं बाहर जा सकता हूँ। जामन को पकड़ेगी
अच्छा, जामिन को पकड़ेगा कानून। अच्छा, और जमानतनामे इनसे तो बहुत बड़े लिए जाएंगे यकीनन, अगर ये ऐसा हुआ। पर ऐसे हुआ नहीं कभी। ऐसा कभी हुआ नहीं। आप एक प्रेसिडेंट सेट कर देंगे, कल को कोई भी उठेगा और कहेगा कि वो तो ठीक है, प्रेसिडेंट सेट नहीं होता जो इनके लिए नहीं। तो 6 हफ्ते का रिलीफ मिला, इससे पहले किसको मिला? ये प्रेसिडेंट सेट, तो ये प्रेसिडेंट सेट नहीं हुआ, कल को कोई और उठ के नहीं कहेगा पर किसी को नहीं मिलेगा। यही तो बात है, किसी को नहीं मिलेगा। अच्छा, पाकिस्तान की आइंदा तारीख में किसी को नहीं मिलेगा। और अगर इनको बाहर भेजा गया, ही विल बी दी ओनली वन फॉर एवर, किसी को नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं जरा फिर ब्रेक ले लूं। हाँ, ब्रेक के बाद जरा वापस आते, फिर आपने हमें ये भी बताना है दारी साहब का, फरियाल तालपुर साहिबा का, इन केसेस से निकलना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी एतजाज़ एहसन साहब से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं जरदारी साहब के केसेस पर आऊँ, आप वो कुछ कतर के अमीर वो कहानी बताने लगे थे। नहीं, वो तो खबर चली थी पिछले दिनों, इन्हीं को लेने आए थे। हैं? लेके नहीं गए। और इनको सी ऑफ किसने किया? उनको रिसीव तो किया वजीर आज़म ने, और ड्राइव करके लेके आए। वापसी पे कौन छोड़ के आया? जुल्फी बुखारी। बात बनी नहीं। अच्छा, बात बनी नहीं। किन मामलात पे रह गई? मामलात ये है कि इमरान खान ने एक पठान किस्म की पोजीशन ले ली। अड़ गए बस। वो कहता है इनको मैंने नहीं छोड़ना। नहीं छोड़ना। अब मुक्तदर हलकों में, जब मैं जिस वक्त बात कर रहा था, में भी ऐसे मुक्तदर लोग हैं जो कहते हैं इनसे पैसा लो। ये इनके अपने शेख रशीद कहते हैं जान छोड़ो, जाएं, पैसा लो, इनको जाने दो। इनके अपने लोग कहते हैं। बस एक प्राइम मिनिस्टर है, आखिरकार वो प्राइम मिनिस्टर है, वो कहता है नहीं छोड़ना। सही, लेकिन ये एक तासुर तो जाता है ना, जिस वक्त वो खिताब में कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर और लोग जेल में होंगे। एक तासुर तो जाता है ना कि शायद आप कोई कार्रवाइयाँ, इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और सब कुछ आपके कहने पे जैसे हो रहा है, जैसे आप लोगों ने केसेस बनाए हुए हैं, खुद गलत इंप्रेशन दे रहे हैं। अच्छा, जरदारी साहब का इन केसेस से, जाली अकाउंट केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, इनसे निकलना कितना मुश्किल है चौधरी साहब? जहाँ तक मुझे इतना है, मैं केसेस नहीं कर रहा हूँ। मैं इस समय भी पूछती हूँ कि आप क्यों नहीं कर रहे? एग्जामिन नहीं मैंने किया, पर उनका कनेक्शन जो है विद दीज केसेस, सो कॉल्ड फेक अकाउंट, कोई अभी तक बना नहीं है। कोई अभी तक बना नहीं है। कोई 8 अरब आया हो, 10 अरब आया हो। सही। मुल्क का माया नाज वकील एतजाज़ एहसन, इतने बड़े सीरियस एलिगेशन केसेस जरदारी साहब पे, उनकी बहन पर, आप इनको उस तरीके से मीडिया में हमने देखा डिफेंड नहीं करते हैं, ना नज़र आते हैं। आप इन केसेस को लड़ क्यों नहीं रहे? आपको कहा नहीं गया आपकी खिदमात लेने का? नहीं, अब मैं कोई इतने आई एम टेपरिंग ऑफ माई प्रोफेशन। इसकी क्या वजह? आई एम टेपरिंग ऑफ माई प्रोफेशन। इसकी वजह यह है कि आई एम गोइंग टू बी 75 ईयर नेक्स्ट ईयर। अच्छा, अब बहुत हो गई। अगर कहते तो आप करते? अगर बहुत हो गई, अगर कहते तो आप करते? अगर कहते तो करते, बट उनको भी एहसास है आई एम टेपरिंग ऑफ माई, आई एम टेकिंग वेरी फ्यू केसेस। अच्छा, आप बहुत कम केसेस ले रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात जो आजकल हमारे बहस चल रही है मईशत को लेकर, उस पर सवाल करने से पहले, ऑपोजिशन चौधरी साहब जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स की डिमांड करती है, मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर, पीपल्स पार्टी उसमें बड़ी पेश है। और आपको पता है उनको इस इल्ज़ाम में, शुमाली वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर जो अटैक हुआ, उस इल्ज़ाम में उनको गिरफ्तार किया हुआ। आपको नहीं लगता इतनी दूसरी बड़ी पार्टी है मुल्क की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एटलीस्ट कौमी मामलात पर तो आपको सियासत नहीं करनी चाहिए, संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए? इस पर सियासत क्यों? एक आप देखें ना, वो चेक पोस्ट पर हमलों में मुलव्वस हैं दोनों, उस इल्ज़ाम में पकड़ा हुआ है, और आप कह रहे हैं नहीं उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करें। पीपल्स पार्टी इन मामलात में क्यों पड़ी हुई है? हर MNA, हर पार्लियामेंटेरियन
ये हक है हक कि तो समझ जब में आता तक है। नहीं तो ये हक है, कानून है, आइन है कि जब तक उसकी कन्विक्शन नहीं होती उसको बेनिफिट ऑफ डाउट भी मिलेगा और उसको असेंबली में अपने कंस्टिट्यूंसी कोई नुमाइंदगी करने का हक भी मिलेगा। अच्छा, इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज तो नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये मोहसिन दावड़ है या अली अली वज़ीर है या ये पीटीएम है, ये मामला बहुत बढ़ सकता है। इसको अगर एहतियात से न बरता गया, हम ईस्ट पाकिस्तान के वक्त भी एहतियात कहते थे, एहतियात एहतियात एहतियात, सही सही। बगल गिर करो, अपने लोग हैं, इनको पार्लियामेंट में लाओ, 10 दिन पार्लियामेंट में रहें, ये वहाँ घुले मिले, आसिफ जरदारी से मिले, शहबाज शरीफ से मिले, इनमें कॉन्फिडेंस आए। ये पीटीएम को 3 बंदे आप मामूर कर देना पीटीएम में के बारे में, खुर्शीद शाह, आफ्ताब शेरपाव अच्छा, और अय्याज सादिक, इनको बात करने पे लगा दें इनसे। ये खींच के ले आएंगे सबको। सही। ये बातों ये लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कोई काम करे, कोई बात करे, आपके दुश्मन मुल्क से पता चले कि वो पैसे ले रहा है, पैसे दे रहे हैं, वहाँ से पैसे आ रहे हैं, ये चीज़ें तो काबिल कबूल नहीं है ना। सारी चीज़ें तालिबान के साथ तो आप चलते रहे और उनके अभी भी बंदे बिठाए हुए हैं आपने। अमेरिका तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है, बातचीत 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 होनी चाहिए, कोई डायलॉग के अलावा कोई बंदूक शंदूक का कोई काम नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है। आखिरी सवाल मेरा आपसे, मईशत की हालत को लेकर कल आर्मी चीफ साहब ने भी कहा कि अगर पहले मुश्किल फ़ैसले कर लिए जाते तो आज ये हालात ना होते। इसी का नतीजा है कि हमने पहले मुश्किल फ़ैसले नहीं किए। आपको पता है जिस तरह का बजट आया, जिस तरह का ऑपोजिशन ने शोर किया, जिस तरीके की हम मईशी सूरत हाल से गुजर रहे हैं, जो महंगाई के बम गिराए हुए हैं, आपको लगता है कि इतने मुश्किल फ़ैसले करने के बाद कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा? शाजिया, बात यह है कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि जो पार्लियामेंट में डिस्कोर्स का, गुफ्तगू का, इज़हार ख़याल का, इज़हार राय का जो पैमाना है वो इतना गिर गया है। मैंने इतना गिरा हुआ नहीं देखा। मैं अगर तो मेरी पार्टी की वजह से मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी की वजह से नहीं कह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि शाइस्ता ज़बान मैंने अगर सुनी है गुज़श्ता 6 महीने पार्लियामेंट में, तो या नफीसा शाह की सुनी है या चेयरमैन बिलावल की सुनी है। कोई शाइस्ता ज़बान ही नहीं है। दिल चाह रहा है और बातें करूँ, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया मेरा। एक आखिरी सवाल, मैं बार बार कह रही सवाल, इतनी शर्मिंदगी के बाद आप अपोजिशन को कोई मशवरा देंगे कोई नेक्स्ट स्टेप करने से पहले? अब देखिए ना, यौम सियाम मनाने का कहा है 25 जुलाई को, जिस दिन इलेक्शन हुए थे पिछले साल। क्या मकसद है इसका? कोई मशवरा देंगे कि मज़ीद शर्मिंदगी ना हो अपोजिशन को? अब इस बड़े सगीर में अगर कोई मैस मूवमेंट ऐसी हुई है, मैस मूवमेंट जिसने 2 साल के अंदर अंदर अपने स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है, तो वो लॉयर्स मूवमेंट थी। 2007 की। 2007 में जज डिपोज हुए, 2009 मार्च में, मार्च 2009 में हमने उनको कुर्सियों पे बिठाया। बिल्कुल बिल्कुल, एक मकसद था तहरीक का। और दूसरी चीज़, हमने हर वक्त अपने हर आइंदा कदम को अंडरस्टेट किया। एक हमारे में आंसर था जो कहता था धरना होगा, धरना होगा, लड़ना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, ता क़यामत धरना होगा। धरना ता क़यामत हमसे हो ही नहीं था सकता।
लेकिन इतना लंबा धरना इससे पहले किसी ने दिया भी नहीं, तो तहरीक इंसाफ ने दे दिया। तो क्या हुआ 2014 में क्या हुआ? कोई मैस मूवमेंट कामयाब तो नहीं हुई हमारी, तो हम तो कामयाब हुए। आप तो कामयाब हो, इसमें कामयाब क्यों हुए? क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स को अंडरस्टेट किया। ये नहीं किया कि लॉक जैम कर देंगे और मिलियन मार्च होगी और ये वो। ऑपोजिशन को ये सीखना चाहिए कि अपने मकासद और अपनी जो मंजिल हो उस पर फोकस करें, उसको अंडरस्टेट करें, उसको अंडरस्टेट करें। सही, ये सबसे ज्यादा जरूरी। बहुत शुक्रिया चौधरी एतजाज हसन साहब आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर होने वाली बेज़ाब्तगियों की जो तहकीकात हैं ये कहाँ तक पहुँची हैं, इसकी अंदरूनी कहानी बताएंगे। हमारे साथ वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब हमारे साथ होंगे। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाजरीन, बदकिस्मती से हमारे मुल्क के निज़ाम में ये नासूर सरायत कर गया है कि कोई काम ना हो रहा हो तो फ़ाइल को पहिए लगा लो और मुल्क से के ख़जाने से अपनी जेबें भर लेने के लिए ख़जाना खाली करके फ़ाइलों को जलवा दिया जाए और फिर गायब करवा दो। लेकिन अफसोस और हैरान कुन बात यह है कि नए पाकिस्तान में भी पुराने पाकिस्तान जैसे दस्तूर नज़र आ रहे हैं। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट स्कैंडल में पुराने पाकिस्तान वालों ने बेज़ाब्तगियाँ की, होशरुबा इंकशाफात FIA की रिपोर्ट में पेश हुए, मगर आज तक इस मामले को काबीना ने कोई सख्त इकदाम करना तो दूर की बात, इसे सुनना तक गवारा नहीं किया। और आज तक इस रिपोर्ट की फाइल पर लाल फीता ही लगा हुआ है और ये किसी सरकारी अलमारी के कोने में गल सड़ रही है। जबकि दूसरी जानिब अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियाँ साबित होने के बावजूद ताकतवर मुल्ज़िमान जो हैं ये कानून की गिरफ्त से अभी तक बाहर हैं। आखिर क्यों? एहतसाब का नारा लगाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी तकरीबन 1 साल गुजरने के बावजूद मनसूबे की ताख़ीर में मुलव्विस जो किरदार हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकी है। इस हवाले से अप्रैल में वफाकी काबीना के इजलास में न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मनसूबे में मुबैना करप्शन पर वज़ीर आज़म के एहतसाब के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने ब्रीफिंग देना थी, मगर आखिरी वक्त में एजेंडे से इसको ड्रॉप कर दिया गया। और हमारे ज़राए के मुताबिक FIA ने भी अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में एविएशन डिवीज़न के 7 लोगों पर जिम्मेदारी आयद करते हुए उनके खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत की थी, जबकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट पर मंसूबे को मिसमैनेज करने और डिज़ाइन की तब्दीली की वजह से 1 अरब रुपए से ज़ायद की रकम रिकवर करने की भी सिफारिश की थी। ज़राए के मुताबिक PC1 के मुताबिक मंसूबे की लागत 37 अरब रुपए थी, जो कॉन्ट्रैक्टर्स और एविएशन हुकाम की मुजरिमाना गफलत की वजह से नजरसानी PC1 में बढ़कर 68 अरब रुपए तक पहुंच गई थी। जबकि ऑडिट हुकाम ने PAC को यह बताया था कि इस मंसूबे में मुसलसल ताखीर की वजह से कीमत 105 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। ज़राए ये भी दावा करते हैं कि FIA ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि मंसूबे पर काम करने वाली गैर मुल्की कंपनी के लोगों के पास मतलूबा काबिलियत भी नहीं थी और एविएशन डिवीजन के हुकाम ने अपने सियासी बॉसेस को खुश करने के लिए न सिर्फ डिज़ाइन में तब्दीली की मंजूरी दी बल्कि मुतादिद कंपनियों को भी इसमें नवाजा गया। FIA ने अपनी रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया कि मंसूबे को 4 से 17 हिस्सों में तकसीम करना, PC1 अंदाजे के से जो बनाए गए मैसर LBG ECL ना लेने, मैसर CPG का गलत इंतखाब, इंजीनियरिंग का तजुर्बा ना रखने वाली कंपनी को हायर करना और फिर पैसेंजर टर्मिनल के लिए वर्ल्ड बैंक की जानिब से बैन की गई कंपनी का इंतखाब जो किया गया उसकी वजह से मंसूबा ताखीर का शिकार हुआ। जबकि ताज़ा तरीन इतलात ये भी हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने PTI के MNA फ़खर इमाम की ज़ेर क़यादत एक ज़ैली कमेटी तश्कील देते हुए उन्हें तहकीकात करके रिपोर्ट जमा करवाने को कहा था, मगर उन्होंने भी 6 माह गुजर जाने के बावजूद रिपोर्ट जमा नहीं करवाई है। जबकि FIA ने PAC के मेंबरान को ब्रीफिंग के बाद इंक्वायरी रिपोर्ट सीक्रेट कहकर वापस ले ली थी ताकि रिपोर्ट में मौजूद लोगों के जो नाम हैं ये मीडिया पर ना आ सकें। अब इस वक्त ये रिपोर्ट आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सवाल यह है कि एहतसाब के नाम पर आने वाली हुकूमत आखिर अभी तक इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, और अगर हुकूमत के प्लान्स हैं तो कब तक इस मामले को देखा जाएगा और जो इसमें मुलव्विस किरदार हैं उनको उनसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब
शहजाद अकबर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब, आपने हमें वक्त दिया। शहजाद साहब, इंट्रो आपने सुना, अरबों रुपए की करप्शन का मामला है। हुकूमत इस पर बात करना भी चाहती थी काबीना के इजलास में अप्रैल में, फिर इसको एजेंडे से ड्रॉप कर दिया गया। क्या अभी हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में नहीं है कि FIA ने तो अपना काम कर दिया, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी दे दी, हमारे पास भी वो रिपोर्ट है, हम अपनी स्क्रीन पर चला भी रहे हैं, एक्शन आप लोगों की तरफ से अभी तक क्यों नहीं नजर आया? एक ज़ैली कमेटी बनी है जिस कमेटी के पास न सिर्फ इसमें ताखीर की वजूहात बल्कि जो प्राइस एस्केलेशन हुई है, जो 37 अरब रुपए का जब ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ और 105 अरब पे कंक्लूड हुआ, उसमें क्या चीजें थी जिससे साथ हुआ। और इसके साथ यहाँ FIA की कमेटी नहीं है, यहाँ 3 कमेटीज बनी थी। अभी इशू ये है कि ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं होगी। अच्छा, इसमें 17 पैकेजेस का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये इसको पैकेजेस में तकसीम करके कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, जिनमें से शायद 5 कॉन्ट्रैक्ट जो पैकेजेस हैं या 6 हैं, उनकी ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑथोराइज हो चुकी है और नैब उसकी तफ्तीश कर रहा है और इसमें मुलव्वस लोगों को बुलाया भी गया है। सही। सेकेंडली, इस वक्त इसके 3 मुख्तलिफ पैकेजेस ऐसे हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी आर्बिट्रेशन चल रही है। उसके ऊपर भी हमारी काबीना की ज़ैली कमेटी ने उस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, क्योंकि एक किस्म का सब जुडिस मैटर है तो उसके डिटेल्स में तो नहीं जा सकते, लेकिन उसमें भी बेज़ाब्तगियां और करप्शन की निशानदेही करने के लिए हम आर्बिट्रेशन में हमने वो चीज रेज की है जो इससे पहले नहीं थी और शायद अंडर द कारपेट ही ये कुछ होने जा रहा था, और उसमें भी अरबों रुपए स्टेक पे हैं। नैब में भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस दिया, तो आपकी कमेटियों का क्या टास्क है? फिर फखर इमाम की सरबराही में भी जो कमेटी बनाएगी, आप कह रहे हैं और भी कमेटियां इससे पहले बनाएंगी, उन कमेटियों को क्या टास्क दिया था? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो जो फखर इमाम साहब की कमेटी है वो पार्लिमान की कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उनको दिया है, उसका जवाब फखर इमाम साहब या पार्लिमान की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो दे सकते हैं। लेकिन जो काबीना की ज़ैली कमेटी थी वो अपनी इसके अंदर सिविल एविएशन के साथ ये जितनी इस वक्त मैंने आपको चीजें बतलाई हैं ये उसी ज़ैली कमेटी के फोरम से ही हुई हैं, जिसमें आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स को देखना है, नैब के पास केसेस को भिजवाना है, और अभी जो इशू इसमें पेंडिंग है वो है फोरेंसिक ऑडिट का, कि क्या इन तमाम 17 पैकेजेस का फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए या नहीं। लेकिन इसमें जो क्रिमिनल लायबिलिटी की हद तक मामला है वो तमाम चीजें इस वक्त नैब की जुरिस्डिक्शन में है और वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सही। अच्छा, एक और इशू जिस पर जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ, इसहाक डार साहब को पाकिस्तान वापस लाने में क्या बरतानवी कानून आड़े आ गया है? हम बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान तो एक मुआहदा भी हुआ था मुजरमान की हवालगी का, क्या वाकई हमें ये साबित करना है कि इसहाक डार के खिलाफ मुकदमा सियासी नहीं है, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है? वो तो किसी वो तो साबित कर सकते हैं कि भाई आप हमारे फैसले जी। देखिए, बात यह है कि मेरी थोड़ी सी दरख्वास्त ये है कि स्टोरीज को जरा पर्सपेक्टिव में देख लिया कीजिए। जी जी। ये भी मैं 2 दिन पहले देख रहा था कि कोई ऐसा कानून आड़े आ गया है। ऐसा कोई कानून अगर आड़े आता तो वो हमें चिट्ठी लिखते, हमसे कहते, हमसे तो कोई इस किस्म की कम्युनिकेशन नहीं हुई। अभी द पोजीशन एज इट स्टैंड्स, हमारा उनकी हवालगी के लिए एक MOU साइन हुआ है जो पहला स्टेप है। सही। जहां तक बात है कि क्या केस सियासी नोयत के है या नहीं है, ये एक ऐसा गारंटी है अंडर इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ दोनों के अंदर मौजूद है ये गारंटी, जहां पे आपको ये टेस्ट वैसे भी वेरीफाई करना है, सेटिस्फाई, क्योंकि देखिए जब आप एक्स्ट्राडाइट होते हैं तो थ्रू कोर्ट ऑर्डर एक्स्ट्राडाइट होते हैं। सही। तो जब इनका मामला बरतानवी अदालत के सामने रखा जाएगा तो ये डार साहब के पास पूरी एक होगी, लेकिन डार साहब को साबित करना है कि उनके खिलाफ केस सियासी नोयत का है, हमें नहीं साबित करना कि सियासी नोयत का नहीं है, क्योंकि ये वो अलज कर रहे हैं कि जी मेरे खिलाफ केस सियासी नोयत का है। तो उसमें सिंपल सा हमारा जवाब तो वहां पे भी ये होगा, मैं यहां पे भी दे सकता हूं। ना ही इनके खिलाफ केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये PTI के दौरे हुकूमत में शुरू हुए, इनके खिलाफ मुकदमा और तमाम कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बनाई हुई JT की रिकमेंडेशन की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के ऊपर बनाए गए, और इनकी वापसी का भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के ऊपर ये अमल दरामद हो रहा है। ऐसे मामलात में हर कोई अपनी इंटरप्रिटेशन करता है। आपको याद है ना, जब नवाज शरीफ साहब का भी केस सुप्रीम कोर्ट में था तो हम लोग तो इसी कंफ्यूजन में रह गए, बारे सबूत नैब पर है, बारे सबूत शरीफ खानदान पर है, तो इन मामलात में इतना उलझ के रह जाते हैं। जिस तरह के अब आप कह रहे हैं कि नहीं, इसहाक डार को साबित करना है कि जो इन पर मुकदमा है ये सियासी मुकदमा है, तो बरतानवी अदालत ज़ाहिर है आप लोगों से भी तो सवाल करेगी ना कि आप भी आकर इसका जवाब दें।
ये देखिए सवाल सिंपल सा, मैं तो आपको लीगल प्रोसीजर बता रहा हूं कि एक्स्ट्राडिशन के लिए इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पे इनके खिलाफ मुकदमे की चीजें रखी जाएंगी कि ये मुकदमा है, ये कानून है, इसको इन्होंने फेस करना है। उससे छुप के भाग के यहाँ आए हुए हैं, इनको वापस भिजवाने के लिए हुकूमत ने फैसला किया है। अच्छा। अदालत इसके ऊपर मोर सबत करे। उसके जवाब में इसाक डार से पूछा जाएगा जी आप इसके खिलाफ क्या कहते हैं। वो ये तो नहीं कह सकते कि जी मेरे खिलाफ मुकदमे में ये चीज दुरुस्त है या गलत है, क्योंकि उसका फैसला ट्रायल में होना है। जो वाहिद उनके पास एक्सक्यूज अवेलेबल होगा या डिफेंस अवेलेबल होगा वो ये होगा कि जी मेरे खिलाफ मुकदमे सियासी नोयत के हैं, या मैं पाकिस्तान में जाऊंगा तो वहां जेलों की हालत अच्छी नहीं है, या इस तरह की चीजें कर सकते हैं। और ये तकरीबन एक्स्ट्राडिशन की तमाम चीजों में रखी जाती है। लेकिन कानून का एक बड़ा बुनियादी सा असूल है, जो भी कोई चीज अलेज करता है उसके लिए पहला सबूत उसी ने पेश करना होता है। हमसे तो वो जरूर पूछेंगे जरूर, लेकिन इसको साबित करना कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं या पॉलिटिकल नोयत के केसेस हैं, ये बात आपके ऊपर है। अच्छा, तो वो जी। अच्छा, जो आप लोगों ने एमओयू साइन किया है वो सिर्फ इसहाक डार साहब की हवालगी के लिए है, क्योंकि हसन हुसैन भी जो है मतलूब हैं, सलमान शहबाज भी यहाँ से भागे हुए हैं। हसन हुसैन के लिए क्या कोई और प्रोसीजर जो है ना वो होगा, क्योंकि जाहिर है वो तो ब्रिटिश नेशनल है, यहाँ का कानून तो उन पर अप्लाई नहीं होगा, तो उनको वापस लाने के लिए क्या तरीक़ाकार होगा? ये दुरुस्त देखिए शाजिया, मैं प्लीज ये दुरुस्त कर दूं। ये बात कहना, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे मुल्क के 3 दफा साबिक रहे हुए वजीर आजम जो आजकल एक सजा याफ्ता कैदी हैं, वो बार बार दोहराते रहे हैं, हम भी उसको दोहरा देते हैं कि कोई अगर इस मुल्क का शहरी नहीं है तो उसके ऊपर इस मुल्क के कानून का इतलाक नहीं होगा। अच्छा। ये प्लीज नोट कर लीजिए। अच्छा। फौजदारी कवानीन, क्रिमिनल कवानीन किसी भी नेशनैलिटी के ताबे नहीं होते हैं। ओके। वो हर शख्स उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं जो उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर उसने कोई जुर्म किया हो। तो अगर उन्होंने कोई जुर्म पाकिस्तान के जुरिस्डिक्शन के अंदर किया हुआ है तो वो बिल्कुल हमारे उनके ऊपर कवानीन अप्लाई होते हैं। और दूसरी चीज ये है कि एक्स्ट्राडिशन के लिए हरगिज नेशनैलिटी मैटर नहीं करती। अच्छा। एक्स्ट्राडिशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो 2 हैं। एक तो है कि आपका एक्स्ट्राडिशन का उनके साथ कोई जनरल ओवरआर्चिंग मुआहदा है या नहीं है। अगर है तो उसके पैरामीटर्स में आपकी एक्स्ट्राडिशन हो सकती है, और अगर नहीं है तो स्पेशल रिक्वेस्ट फॉर अ स्पेशल केस, जैसे कि अभी इस केस में अभी तक जो सिर्फ एमओयू हुआ है वो सिर्फ इसहाक डार साहब की हद तक है। अच्छा। बाकी चीजों के ऊपर काम हो रहा है। सुलेमान, हमजा तो है जेल में, लेकिन सुलेमान है, हसन है, हुसैन, वो अलग से, वो हर किसी का अलग अलग एमओयू होगा जब तक हमारी उनसे एक बड़ी एमओयू। तो एक हो गया, बाकियों पे काम चल रहा है, और बाकी भी आप लोगों की जाहिर है कोशिश होगी कि उनको भी वापस लाएं इसी तरह का मुआहदा करके बरतानिया के साथ। जी बिल्कुल। देखिए इस वक्त बरतानिया के साथ, ये भी मैं बड़ा कैटेगोरिकल बताऊं, बरतानिया के साथ इस वक्त जो हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, एक तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के भी चल रहे हैं। अच्छा। जो कि हम ट्रीटी साइन कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस साल साइल हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारा जो बेसिक ड्राफ्ट है उस पर तो एग्रीमेंट हो चुका है। लेकिन जब तक वो साइन नहीं हो जाती, जाहिर बात है उसको वहां की पार्लियामेंट से भी तौसीक होनी है, उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन हम उसकी वजह से अपने इंडिविजुअल केसेस को नहीं रोक रहे हैं। इंडिविजुअल केसेस के अंदर हम उनके जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट, देखिए अभी ये जो एमओयू इसहाक डार का साहब का साइन हुआ है, इसके अंदर वो जितने हर्डल्स पहले की थी, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करना है कि इस केस के अंदर वाकई ही कानून के मुताबिक इनकी जवाबदेही पाकिस्तान में लाजिम है और इसके अंदर कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन शामिल नहीं है। वो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पे, उनकी होम डिपार्टमेंट की सतह पे उस टेस्ट को टेस्ट करके मुतमिन करके तो उन्होंने हमसे एमओयू साइन किया है। सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब हमारे थे। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।